सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली प्रत्येक सूचना और वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके और आप इस संपूर्ण वीडियो और चैनल में आने वाली महत्वपूर्ण सूचनाओं का लाभ आपको मिल सके। तो आज हम देखेंगे एलटी हिंदी एनसीईआरटी और संपूर्ण साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। इसमें 70 क्वेश्चन लगभग होंगे। इसमें पहले जैसे कि आपको मालूम होगा एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उसके बाद संपूर्ण साहित्य के इसमें क्वेश्चन होंगे। तो आप पूरा वीडियो को देखना, जिससे कि आपका आकलन, आपका मूल्यांकन बेहतर रूप से हो सके। इससे पूर्व हम 14 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं हिंदी से संबंधित और एनसीईआरटी की 13 क्लासें चला चुके हैं इस चैनल के माध्यम से, और साथ ही शिक्षण अभिरुचि के 15 से 16 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। ये संपूर्ण वीडियो अगर आपने अभी भी नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपका आकलन, आपका मूल्यांकन बेहतर रूप से हो सके और आपका जो रिवीजन या अध्ययन सतत रूप से चल सके। तो देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें होंगे। तो पहला प्रश्न है, किस साहित्यकार ने राष्ट्रीय मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश्वर की कहकर इसकी वंदना की? ए मैथिली शरण गुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी भवानी प्रसाद मिश्र और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त होगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रवादी कवि रामधारी दिनकर भी थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर रूप से जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म कब, कहाँ और कब हुआ था? ठीक है, ए 1899 मेदिनीपुर पंजाब, बी 1899 मेदिनीपुर बिहार, सी 1899 मेदिनीपुर बंगाल और डी 1999 मेदिनीपुर बिहार। तो कहाँ हुआ था माखनलाल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनसे तो जीवन पूछा ही जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी 1899 मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। ठीक है, महिषा दल। ठीक है, महिषा, ठीक है, कई महिषा दल भी आएगा तो आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? महिषा दल मेदिनीपुर बंगाल में। ठीक है, अगला हम तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। निराला की कौन सी कविता अनामिका में 1938 द्वितीय संस्करण में प्रकाशित नहीं हुई? ठीक है, निराला की जो कविता संग्रह है अनामिका 2 भागों में है। पहला भाग 1923 में, दूसरा 1938 में, जबकि परिमल 1930 की रचना है, इनका दूसरा काव्य संग्रह है। तो द्वितीय भाग की बात कह रहा है कि द्वितीय भाग जो 38 में हुआ था उसमें कौन सी कविताएं संस्करण प्रकाशित नहीं हुई? ए सरोज स्मृति, बी राम की शक्ति पूजा, सी तोड़ती पत्थर और डी तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने इसका आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा तुलसीदास। तुलसीदास 1938 की रचना है। यह कविता नहीं है बल्कि कविता संग्रह है या काव्य है। ठीक है, जबकि 1938 में जो द्वितीय संस्करण उनका प्रकाशित हुआ था अनामिका में, तो अनामिका में जो है राम की शक्ति पूजा 1936 और सरोज स्मृति 1935, तोड़ती पत्थर सम्राट एडवर्ड के प्रति, सच है और रेखा अप्रियासी, ये इसमें 7 कविताएं संकलित थी। किसमें? अनामिका के द्वितीय भाग में। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। और प्रथम भाग जो परिमल है, परिमल में भी आप इस महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेना कि कौन से कविताएं किसमें प्रकाशित हैं। लेकिन ये 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति। तोड़ती पत्थर काफ़ी प्रसिद्ध है, लोकप्रिय कविता है, और सरोज स्मृति तो आपको पता ही है, इसको दुनिया का पहला 100 गीत के नाम से भी जाना जाता है, 1935 की है। और राम की शक्ति पूजा
36 की है। लेक्चरार में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। तो काफ़ी प्रसिद्ध उनकी रचनाएं हैं। जो तुलसीदास है 1938 की है, परंतु यह कविता संग्रह है, यह काव्य है। ठीक है, संग्रह में कई कविताएं हो सकती है और कभी एक ही कविता एक ही होगी। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। तो इन 7 कविताओं को आप देखेंगे। आगे चौथा नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस कवि ने अपनी रचना के अंतिम दौर में प्रगतिवाद की भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो कौन सा कवि थे जिन्होंने प्रगतिवाद, भौतिकवाद और अरविंद दर्शन से भी प्रभावित थे? ए सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद और डी निराला। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 4 का ए होगा। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि कई बार हम देखते हैं कि प्रगतिवाद में हम नागा अर्जुन को देखते हैं, त्रिलोचन को देखते हैं, रागे रागों को देखते हैं, अग्रवाल को देखते हैं, परंतु प्रगतिवाद की शुरुआत हम किससे मानते? युगांत, जो एक कविता आई थी पंत की, युगांत 1936 की, तो वहाँ से भी प्रारंभ माना जाता है। और यहाँ तक कि कोई कोई पंत जी को ही क्या मानते हैं? प्रगतिवाद का जनक भी माना जाता है, परंतु ये केवल एक राइटर मानते हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत होगा। ठीक है, बाकी आप जयशंकर प्रसाद, इनको भी जानते हैं कि इनकी कविता किससे प्रभावित थी। तो महत्वपूर्ण यह है कि इनका दर्शन जो है अरविंद दर्शन से भी इनकी कविताएं थी। जैसे आपने देखा छायावाद से भी इनकी कविताएं थी। ठीक है, और अरविंद दर्शन नहीं आएगा तो अंतस्थ चेतन भी आएगा, तब भी कन्फ्यूजन नहीं होंगी। प्रगतिवाद, जैसे प्रगतिवाद की कविताएं कौन कौन सी है? युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्य है। ठीक है, और अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन सी है? स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, युगपथ है। जबकि नव मानवतावाद से संबंधित कौन सी है? उत्तरा है, कला और बूढ़ा चांद है, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अतिमा है, लोकायतन है, चिदम्बरा है और सत्य कामा है 75 की रचना। ठीक है, तो इन बाकी छायावाद की रचना तो आप जानते ही हैं। छायावाद की इनकी रचनाओं को, जैसे युगांत हो गया, छायावाद की रचना को आप जानते हैं। वीणा, जैसे वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन, ये 4 कविताएं काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी है। तो इस प्रकार से इनकी रचना कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का आधार यह नहीं हो सकता है कि केवल वो आपको रचना ही पूछे, वो कुछ व्याख्यात्मक क्वेश्चन भी पूछेगा, कुछ अंदर से भी पूछेगा। और महत्वपूर्ण यह है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन भूमिका से पूछेगा ही पूछेगा, उनकी कविता की पंक्तियाँ पूछेगा ही पूछेगा, उनके संबंध में विचारकों का, आलोचकों का क्या मत था, राइटरों का, उसके बारे में भी आपसे पूछेगा। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका प्रश्न पत्र पूछेगा एक तरीके से नहीं पूछेगा कि जितने एनसीईआरटी के रचने हैं उतने का उसने 7-8 को रचना ऐसे पूछती है। आप पूर्व के प्रश्न पत्र को भी बेहतर रूप से अगर आकलन आपने किया होगा तो आपने देखे होंगे कि महत्वपूर्ण 6-7 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी के ऐसे आते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है पंक्तियों से पूछा जाता है, बाकी क्वेश्चन जो उनकी भूमिका से पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन जो है उनके जो आलोचक हैं, आलोचकों का क्या मत था। तो ऐसे ऐसे संख्या बढ़कर वो 15 से ऊपर भी पहुंच जाती है। यह आपने स्वयं आकलन किया होगा। आगे हम 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। कबीरदास की कृति रमणी में प्रयोग किया गया छंद है? ए गेह पद, बी चौपाई दोहा, सी दोहा चौपाई और डी चौपाई रोला। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कौन सा होगा? जो कबीरदास की कृति, कबीरदास की रमणी है ना, कबीरदास के बीजक में 3, बीजक में जो संकलित है, तो बीजक में 3 इनकी कविताओं का वो है संग्रह है बीजक में। तो जैसे रमणी, शबद और साकी, ये तीनों किस में? बीजक में है। तो रमणी का क्या अर्थ, रमणी का इसमें क्या होगा? तो रमणी में किस प्रकार का छंदों का उल्लेख किया गया? इसका आंसर होगा बी, यानी चौपाई दोहा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि आप कविता जो है कबीरदास का सबको मालूम है बीजक है, बीजक के अंतर्गत साकी शबद रमणी या रमणी शबद साकी है ना। तो इससे मतलब नहीं, वो रचनात्मक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। आप इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। निश्चित तौर पर जब आपका एग्जाम होगा तो आपको इन प्रश्न पत्रों का महत्व अवश्य मालूम होगा, क्योंकि करने वाला, पढ़ाने वाला और स्वयं एग्जाम में बैठने वाला का अंतर काफ़ी बड़ा होगा।
और एक रचनात्मक होगा अवश्य ही। अब आपने इस पॉइंट को भी याद रखना है कि जो रमनी में है, रमनी इसमें चौपाई दोहा का उल्लेख किया गया है और इसमें ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का मिश्रण किया गया है भाषा की बात, ठीक है, ब्रज भाषा और पूर्व बोली। जैसे शबद है, शबद में क्या क्या है, गेय पद है, इसमें भी ब्रज भाषा और पूर्व बोली का उल्लेख किया गया है। जबकि साकी है, साकी दोहा, दोहा में है, इसमें क्या कहा, यह जो है राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का इसमें मिश्रण है। तीनों रचनाओं का इस तरीके से आपने देखना। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पिछले बार को आपका जिज्ञासा जग चुकी होगी कि इसी प्रकार से जायसी के उसमें पूछा गया था कि किस प्रकार का छंदों का उल्लेख किया गया है। तो ज़्यादा उल्लेख नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा प्रश्न पत्र है, सीमित ही जो है हम आकलन विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। बस आपने बीजक का, एक बीजक का देख लेना कि बीजक के कब वो जो है बीजक का संकलन जो है उनके जो चेले थे, उनके जो धर्मदास थे, ठीक है, धर्मदास के गुरु कौन थे, कबीरदास थे। तो जो बीजक का संकलन किया गया था 1464 में किया गया था। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। आगे हम देखते हैं छठा नंबर का प्रश्न, सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा, ए हजारी प्रसाद, बी अमृतलाल नागर, सी रामविलास शर्मा और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आकलन आपने कर दिया होगा। तो इसका आंसर सही क्या होगा, वात्सल रस का सम्राट जो है किसने कहा था, वह कहा था रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अमृतलाल नागर, अब अमृतलाल नागर ने क्या कहा था, खंजन नयन। देखो खंजन नयन इनकी जीवनी के आधार पर लिखा था, खंजन नयन। अमृतलाल की काफ़ी प्रसिद्ध है, एक तुलसीदास के उसमें है, जीवन पर आधारित है, और एक जो है किसके जीवन पर आधारित है, खंजन। काफ़ी बार पूछा जाता है, जो खंजन नयन है किसके उस पे है, यह जो है अमृतलाल नागर ने खंजन नयन तुलसीदास के जीवन पर लिखा था। बाकी इनके आगे क्या नाम है, जैसे पुष्टिमार का जहाज विठलनाथ ने कहा था, ठीक है, ब्रज भाषा के वाल्मीकि ने भी कहा जाता है। तो इन नामों को भी आपने इसमें देखना है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले समय में बन सकते हैं। जैसे कि मैंने पूर्व में आपको कहा था कि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद निराला और पंत और महादेवी वर्मा, महत्वपूर्ण इन पर फोकस किया गया है, क्योंकि महत्वपूर्ण भक्ति काल का महत्व है, क्योंकि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और छायावाद के कवि ऐसे हैं कि जिनकी मौजूदा स्थिति ऐसी है, नाटक काव्य के साथ साथ नाटक के साथ साथ कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र और अन्य भिन्न भिन्न विधाओं में इनका उल्लेख मिलता है हमें। आगे 7वां नंबर का प्रश्न है, तुलसी कीर्ति रामचरितमानस का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो कौन सा होगा? ए बालकांड उत्तरकांड, बी उत्तरकांड बालकांड, सी बालकांड किष्किंधा कांड और डी लंका कांड उत्तरकांड। तो आपने इसका आकलन कर दिया होगा। तो कौन सा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि बालकांड में जो है 136 दोहे हैं सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किस में है, किष्किंधा में है 30 दोहे हैं। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। देखो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, हार्ड मिलेंगे। मैं स्वयं अगर पेपर बना रहा हूं तो आपको ये नहीं कि आप उसको देखोगे कि पूर्व प्रश्न पत्र, ऐसे क्वेश्चन बने ही नहीं होंगे। 100% आप उल्लेख कर लेना, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, कि मैं स्वयं इनको आकलन स्वयं में बना रहा हूं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन होंगे कि जो आपके समझ में, देखो काफ़ी प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिनका आप सीधा ही उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन हमारे स्वयं के बने हुए हैं मेरे। तो हो सकते हैं आपको कुछ उटपटा भी लगेंगे, कुछ आपको हार्ड स्तर लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पे इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। जब कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी परिस्थिति बढ़ जाती है, जैसे एग्जाम में होता है। तो 7 इसमें रामचरितमानस में 7 कांड है, आप जानते हैं। और रामचरितमानस जो है इसमें कितना समय लगा था, ठीक है, तो इसमें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। इसके साथ ही इसमें 7 कांड है, 7 कांडों का आपने देखा कभी क्रम लगाने के लिए आ जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप देखेंगे। उसके बाद इसमें देखें रामचरितमानस, कई बार पूछा जाता है कि रामचरितमानस का प्रारंभ, तो 1631 अगर संबंध आएगा तो 1631 आएगा, और कन्फ्यूजन हो जाता है
अगर सन में आएगा तो 1574 आएगा। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। तुलसीदास के बारे में काफ़ी है, तुलसीदास से तो क्वेश्चन बनता ही है बनता। पूर्व साल में 2 क्वेश्चन बने थे और पिछले साल से 3 क्वेश्चन बने थे। एक 40 नंबर के साहित्य में 3 क्वेश्चन बने थे तुलसीदास की। इनकी भूमिका तो बहुत बड़ी है, ठीक है, तो इनके किसी न किसी रूप में इनके पूछा ही पूछा जाएगा। आगे 8वां नंबर का प्रश्न है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। पंक्तियां किस कवि की है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद और डी निराला। काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, काफ़ी उल्लेखनीय पंक्ति है कि राम तुम्हारा चरित्र ही स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। पंक्तियां काफ़ी प्रसिद्ध है, तो यह किसका होगा? यह जो है मैथिली शरण गुप्त का होगा। अब देखो, आपको इस पॉइंट को भी नोट करना है। आधुनिक तुलसीदास किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। और आधुनिक सूरदास किसको कहा जाता है? हरिओत को कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स पर बताएंगे कि आधुनिक प्रेमचंद किसको कहा जाता है, ठीक है, और आधुनिक कबीरदास किसको कहा जाता है। दो मैंने आपको बता दी। आधुनिक तुलसीदास जो है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, आधुनिक सूरदास हरिओत को कहा जाता है। तो आधुनिक प्रेमचंद और आधुनिक कबीरदास किसे कहा जाता है? आपको एक उल्लेख करूं कि राजस्थान का कबीर जो है दादू दयाल को कहा जाता है, राजस्थान का कबीर। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बना था उत्तराखंड में पिछले वर्षों में, तो आप इसका भी उल्लेख करेंगे कमेंट बॉक्स पर। 9वां नंबर का प्रश्न है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी अमृतलाल नागर, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद। इससे पूर्व जो मैंने किया था वह रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन थी, लेकिन यह नहीं थी, इसीलिए मैंने इसको डाला था। लेकिन आपको परीक्षा में भी यह देखना है, कई बार हमारा दिमाग एक ही ओर जाता है और सामान्यतः यह होता है, यह आप पर परिलक्षित नहीं होता है, यह आप पर ही लागू नहीं होता है। सामान्यतः जो प्रसिद्ध दृष्टि रहती है, जो प्रथम दृष्टि रहती है हमारी, वह उस प्रसिद्धि पर जाती है जो जैसे हम साधारण जीवन में चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उन बातों पर, उस विचारधारा पर हमारी दृष्टि प्रथम जाती है। तो अब आपकी दृष्टि ऐसी नहीं जानी चाहिए। अगर आपका एग्जाम एलटी है, एक पेपर देखा, आपको एलटी का टीचर बनना है, आप स्वयं एक शिक्षक बनेंगे, तो आपको रचनात्मक की ओर जाना ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से कभी ना सोचे कि यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की ही होगी, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, बीएड वाले हैं, ज़्यादा हम समझा नहीं सकते हैं, इतने वर्षों से आपने तपस्या की होगी। 10वां नंबर का प्रश्न है, और हाँ, महत्वपूर्ण यह कि तुलसीदास के बारे में एक कोटेशन पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है। 10वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो युगम है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए अतीत के चलचित्र रेखा चित्र, श्रृंखला की कड़ियां निबंध, सी निहार नीरजा कविता, और डी मेरे बचपन के दिन। काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह किसके संबंधित है? यह जो है महादेवी वर्मा के बारे में है, ठीक है, महादेवी वर्मा, ठीक है। तो महादेवी वर्मा ने पूर्व में चर्चा कर चुका, इनके संस्मरण, इनके रेखाचित्र, इनके कविता, इनके निबंध, और इनके इस प्रकार से ने बाल कविताएं भी इन्होंने लिखी थी, ललित निबंध भी उन्होंने लिखे, एक कहानी भी लिखी उन्होंने गीलू। तो इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इसमें से कौन सा पॉइंट आपको गलत लगता है? अतीत के चलचित्र रेखाचित्र, श्रृंखला की कड़ियां निबंध, निहार और नीरजा कविता, और मेरे बचपन के दिन संस्मरण। काफ़ी कन्फ्यूजन, सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन यही स्मृति आपकी जगानी जरूरी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप करेंगे मित्रों, तो निश्चित तौर पर आप तुलना कर लेना, पिछले प्रश्न पत्र को उठा के देख लेना। हमारे पास 2 प्रमाण होते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 2 प्रमाण होते हैं। एक तो पिछला 2-3 साल का प्रश्न पत्र, एक
सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ता है। बाकी हज़ारों प्रश्न पत्र बने होंगे, हज़ारों बुकें होंगी, हज़ारों चैनल होंगे, हज़ारों कोचिंग सेंटर होंगे, लेकिन हर विद्यार्थी 2 प्रमाणित तथ्यों के आधार पर चलता है जो उसके पास उसके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से खड़ा रहता है। लेकिन ऐसे ही अगर छोटे छोटे अगर आप गलतियां नहीं करोगे, इन छोटे छोटे चीज़ों पर आप अमल करोगे, तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करोगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, यानी नीरजा, निहार और नीरजा। मालूम है कविता है, लेकिन यह दोनों कविता नहीं, कविता संग्रह है यहाँ। ठीक है, इस पॉइंट को आपने नोट करना है कि कविता संग्रह है उनकी। ठीक है, बस थोड़े से इसमें संग्रह नहीं लिखा गया। बस मेरे बचपन के दिन संस्मरण है, अतीत के चलचित्र इनके रेखा चित्र है। ठीक है, रेखा चित्र इनके और हैं, जैसे स्मृति की रेखाएं हैं, मेरा परिवार है, पत्र के साथी इनका संस्मरण है, और आपके सिलेबस में मेरे बचपन के दिन लगा हुआ है। ठीक है, और स्मृति की रेखाएं जिसमें भक्तिन है, यह आपके सिलेबस में लगा हुआ है। पूर्व प्रश्न पत्रों में भी यह आपको से पूछा गया है। इनका काफ़ी प्रसिद्ध है श्रृंखला की कड़ियाँ, जो नारी स्त्रीत्व या नारित्व के संबंध में काफ़ी बड़ा एक काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, इनका जैसे गिल्लू इनकी कहानी है, इसको भी आप नोट लिखेंगे। और ललित निबंध चिंतन के क्षण और क्षणदा इनके और भी हैं। ठीक है, अभी इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। प्रेमचंद की, आप जानते हैं कि प्रेमचंद को क्या माना जाता है? कथा सम्राट माना जाता है। कथा में क्या क्या आता है? उपन्यास और कहानी। कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों अगर कहानी और उपन्यास दोनों प्रेमचंद के जीवन से ही लागू होते हैं। आप देखेंगे कि उपन्यास प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद उपन्यास प्रेमचंद उत्तर उपन्यास। इसी प्रकार से हम कहानी को भी देखते हैं, प्रेमचंद की पूर्व कहानियाँ, जिस प्रकार की नाटक। अब नाटक तो जो है हरिश्चंद्र से भारतेंद्र के युग से भी नाटक प्रारंभ हो चुके थे। नाटक का सबसे पुराना काल रहा है। लेकिन हम जयशंकर प्रसाद को क्या मानते हैं? जयशंकर प्रसाद पूर्व नाटक। ठीक है, जैसे हम क्या मानते हैं निबंध में, तो निबंध हम किससे लागू मानते हैं? शुक्ल से मानते हैं। शुक्ल युग पूर्व, शुक्ल युग पूर्व में क्या आएगा? जैसे द्विवेदी आएगा और भारतेंदु आएगा, फिर शुक्ल युग और शुक्ल पूर्व युग। तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को, ये तो एक मामूली सी एक पॉइंट है कि जो आपको याद होने ही होनी चाहिए। तो इसका निहार नीरजा है। ठीक है, आगे 11 नंबर का प्रश्न है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की बाली। निम्न पंक्तियाँ किस लेखक की है? काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की बाली। तो यह किसका है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत, और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद की है तो ये किससे ली गई है? तो जयशंकर प्रसाद की यह जो है कामायनी से ली गई है। देखो, जयशंकर के प्रसाद की आंसू भी काफ़ी प्रसिद्ध है, लहर भी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आंसू से, ठीक है, या लहर से पूछा जाता है। फिर कामिनी से तो कामायनी से तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है? कामिनी 1935 की रचना है, इसमें 15 सर्ग है जैसे आप जानते होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा इसमें 15 सर्ग में कौन कौन से ऐसा पूछा जा सकता है। अगर फंसाने वाला क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पर से कामायनी से ही आएगा, क्योंकि इसमें 15 सर्ग है। कहीं से भी पूछ सकता है कि किस सर्ग से यह लिया गया है। तो यह पंक्तियां जो है लज्जा सर्ग की है। लज्जा सर्ग, चिंता सर्ग, ईड़ा सर्ग जो है नेट में भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो लज्जा सर्ग से यह पंक्तियां हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? कई बार मैंने पूर्व में भी कह चुका हूं कि छायावाद और रीतिकाल, ये कविताएं जैसे श्रृंगार काल, तो यहाँ से जो है अलंकार के बारे में सारे काफ़ी पंक्तियां पूछा जाता है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, आगे हम 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? ए चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी दुर्ग स्वामिनी, और डी आकाशदीप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, आपने इसका आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब जो है डी है, ये कहानी है। ठीक है, कहानी में इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे पुरस्कार कहानी है।
ये जो है नेट में लगी हुई है, काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। चंपा इश्क में है, ठीक है, अपने प्रेमी से प्रेम करती है, लेकिन हकीकत जब उसको मालूम होता है कि प्रेमी उसके पिता की हत्या कर देता है, तो काफ़ी रोमांचकारी कहानी है और नेट में यह लगी हुई है। गुंडा कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है। घीसू है, घीसू एक पात्र आया था, पिछले बार एक पात्र आया था, ठीक है, कफन का पात्र आया था। तो आप अपनी स्मृति को रचनात्मक ढंग से कीजिएगा, एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जब आप एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करोगे और अगर आप जुड़ रहा है, तो इसके मतलब आपका रचनात्मक, आपका सतत आकलन और बेहतर मूल्यांकन हो रहा है। निश्चित तौर पर आप परीक्षा को उत्तीर्ण कर दोगे, निश्चित तौर पर। एक पुरस्कार है, एक सालवती इनकी कहानी है, ठीक है। उसके बाद जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इनके काफ़ी प्रसिद्ध क्या हैं, नाटक हैं। चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त है 31 का है, स्कंदगुप्त 28 का है, ध्रुव स्वामी 33 की है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इनकी कभी कभी इनकी पंक्तियाँ भी पूछा जाता है और इनके पात्र भी पूछे जाते हैं, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। तो हम काफ़ी बड़ा प्रश्न पत्र हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र और प्रकृति की चित्रशाला भी कहते हैं? किसको कहते हैं? ए लोकायतन, बी पल्लव, सी गुंजन, डी चिदम्बरा। तो किसको कहते हैं? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्या होगा? पल्लव होगा, ठीक है। चिदम्बरा, आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। किसको मिला था? चिदम्बरा को मिला था। ये 4 रचनाएं इस प्रकार है, 1968 है, 97 है, इस तरीके से। उसके बाद 1978 है और उसके बाद 1968 है, 1962 है, 1978 है और 1982 है। इस प्रकार की इन चारों रचनाओं का है क्रम, जो 4 पहले पुरस्कार हिंदी में मिली, ठीक है। अंतिम 82 में किसको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? यामा के लिए किसको मिला था? महादेवी वर्मा को मिला था। उसके बाद संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। लोकायतन, जिसमें कि गांधी जी का उल्लेख भी किया गया है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर का, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुम्हारी अखंड सुहागनी भी हूँ। यह पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यह पंक्तियाँ किसकी है? काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा। अब यहाँ पर कुछ हमें ऐसे प्रकार का उल्लेख मिलता है, क्योंकि पुरुष होते हुए भी नारीवाद को उठाने का सतत प्रयास जो है पंत जी ने भी किया था। और पंत जी की पंक्तियाँ, कुछ कविताएं हमें जयशंकर से प्रसाद से भी मिलती हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी की कविताओं और उनका उल्लेख तो हम, उनकी जो पंक्तियाँ, उनका उल्लेख हमें मिल जाता है और उसको हम पकड़ लेते हैं। लेकिन हमें कहाँ पर संशय कहाँ पर होता है? महादेवी और पंत और जयशंकर प्रसाद में। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। 15 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिशील दौर की कविता जो युग युग शोषण शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, किस कविता की भूमिका में यह उल्लेख किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। ए वीणा, बी वे आंखें और सी पल्लव और डी गुंजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? या आपने इसका उल्लेख कर दिया होगा, तो इसका सही क्या है? बी है। देखो, वीणा, पल्लव, गुंजन इस प्रकार का उल्लेख किया भी होगा, लेकिन भूमिका से तो वही पूछेगा जो आपके पास एनसीईआरटी लगा हुआ। तो अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग, सृजनात्मक का प्रयोग यहाँ पर करना कि जो कविता हमारे पास लगी है, अगर अंदर से कोई ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता है भूमिका से, तो वह निश्चित तौर पर वह एनसीईआरटी में लगी होगी। अगर पंक्तियाँ पूछता है, कवि के बारे में पूछता है, तो वह ज्ञान का स्तर बड़ा और विस्तार होगा, ठीक है। अब हम साहित्य के क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी बड़ा प्रश्न पत्र होने जा रहा है। अब हम ज़्यादा इसमें वो नहीं करेंगे, सीधा आपको आंसर लगाएंगे, क्योंकि यह सिंपल प्रश्न पत्र होगा और सामान्य तो यह प्रश्न पत्र तो काफ़ी बार आपने देखा भी होगा। तो निश्चित तौर पे एक आपका रिवीजन हो जाएगा। बीच बीच में अगर देखो, आजकल एक संशय बना हुआ है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। काफ़ी लोगों का मैसेज आता है, काफ़ी लोगों का कॉल होने की, तो कॉल तो उठा नहीं पाता हूँ,
लेकिन हाँ, मैसेज तो आप लोगों का मुझे पहुंचता है, परंतु मैं यहाँ उल्लेख नहीं कर सकता हूँ कब एग्ज़ाम होगा। मैं यही कहता हूँ कि अपनी तैयारी करते रहेगा, आज नहीं तो कल ये आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा, निश्चित तौर पर होगा। और इतना परिपूर्ण अभ्यर्थी कोई भी नहीं है कि जो कहेगा कि आज ही एग्ज़ाम में मैं बैठ जाऊँ। तो निश्चित तौर पर अपने बेहतर अध्ययन के बल पर आप आगे चलने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है, 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? तो किसकी रचना होगी यहाँ? कालिदास, दंडी, भवभूति, भास। तो यह किसकी है? दंडी की है। ठीक है, संस्कृत की रचना है। काफ़ी अच्छा है कि इसमें संस्कृत के क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, तो आपका आकलन बेहतर रूप से होता रहेगा। 16 नंबर का प्रश्न है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद होगा। तो इसका आंसर सही क्या होगा? बालिका गच्छन्ति अस्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा 16 नंबर का? तो 16 नंबर का होगा बालिका जा रही है। ठीक है, इसका डी होगा। 17 नंबर का प्रश्न है, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने अपना आकलन कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यण संधि हो गया। ठीक है, इसमें य के बाद आधा त आ रहा है ना, तो आपने इसको पकड़ लिया होगा। 18 नंबर का प्रश्न है, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास होगा? तो उत्तर और दक्षिण में आप जानते ही हैं, ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है, मालती माधव किसकी रचना है? काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है। तो मालती माधव किसकी होगी 19 नंबर का? तो मालती माधव जो होगी वो भवभूति की होगा। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इसमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? तो इसका सही होगा मल फतनी होगा, शरीअत होगा, तरीकत होगा, मारिफत होगा। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है यह भी। 21 नंबर का प्रश्न है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो राघव चेतन किसका है? पद्मावत का है। पद्मावत कब किया? 1540 की है। ठीक है, किसकी है? जायसी की है। और जायसी किस में है? देखो, आपको पॉइंट करना है, दो चीज़ों को आपको अवश्य तौर से जो है पकड़ना है। ठीक है, महत्वपूर्ण इन पॉइंटों को आपको जोड़ के रखना है। देखो, जिस तरीके से छायावाद, उसी तरीके से आपको क्या होगा? भक्ति काल होगा। ठीक है, भक्ति काल में आपने पहले निर्गुण में आपने कबीर को देख दिया, सूफी में आपने जायसी को देख लिया, फिर उसमें आप उसके बाद आपने जो है राम काव्य में तुलसी को देख लिया, सूर्य काव्य कृष्ण काव्य में आपने सूरदास को देख लिया। इसी प्रकार से आपको छायावाद में भी देखना है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इन चीज़ों को आपको पकड़ के रखना है। 22 नंबर का प्रश्न है, भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा होगा? तो भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? श्रीमद् भागवत महापुराण। 23 नंबर का प्रश्न है, केशव को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो जो आपने देखा होगा रीतिकाल में, तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त 3 प्रकार के कवियों थे। लेकिन अगर हम उल्लेख करें रामचंद्र शुक्ल ने, तो उन्होंने 2 ही बातें मानी थी, एक रीति कवि और एक रीति काल के अन्य कवि। 2 भागों में बांटा था। प्रथम भाग में उन्होंने रीति जो है, प्रथम भाग में उन्होंने उल्लेख नहीं किया था। वो प्रथम खंड जब जारी करते थे, तो उसमें वह जो है उसकी भूमिका के बारे में उल्लेख करते थे। तो खैर, यह तो नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा या लेक्चरार का, आप समान तौर पर इसी पॉइंट को पकड़ के रखना। तो 23 नंबर का क्या होगा? तो केशव दास किस कवि थे? रीतिपद थे। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न है, रस मंजरी किस कवि की कृति है? तो रस मंजरी किस कवि की कृति होगी? तो रस मंजरी 24 नंबर का प्रश्न है, रस मंजरी किसकी होगी? तो यह होगा नंददास की। 25 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? तो कौन सा संत कवि नहीं है? तो आप जानते हैं कि 3 प्रकार के कवियों का हमें उल्लेख मिलता है, एक संत कवि, दूसरा राम भक्त कवि और तीसरा कृष्ण भक्त कवि। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। आगे 26 नंबर का प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? 26 नंबर का प्रश्न है, तो विनय पत्रिका का जो है ब्रज भाषा में इसका रचना हुई। 27 नंबर का प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में रसिको उपासना
का समावेश किसने किया? तो रसिकोपासना का समावेश किसने किया था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 27 नंबर का क्या होगा? अग्रदास होगा। 28 नंबर का प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार कौन है? तो मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन है। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? मृगावती होगा। 29 नंबर का 30 नंबर का प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इसमें से कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ थे। 31 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या होगा? 31 नंबर का, जिसका सही आंसर होगा पुनर्जागरण काल होगा। ठीक है। 32 नंबर का प्रश्न है, कलम का सिपाही का लेखक है। तो कलम के सिपाही किसने लिखी थी? यह प्रेमचंद के जीवन पर आधारित थी। ठीक है, तो 32 नंबर का क्या होगा? अमृत राय होगा। ठीक है, अमृत राय कौन थे? ये उनके पुत्र थे। और शिवरानी देवी कौन थी? प्रेमचंद की पत्नी थी। 33 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो यशपाल का कौन सा नहीं होगा? कब तक पुकारूं। 33 नंबर का प्रश्न का क्या होगा? बी होगा। 34 नंबर का प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो काफी प्रसिद्ध है पुष्प की अभिलाषा। क्या किसका होगा? आकलन कर दिया होगा आपने। तो इसका होगा माखनलाल चतुर्वेदी। 35 नंबर का प्रश्न है, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है। तो क्या होगा? शिवा बावनी किसकी रचना है? तो यह भूषण की है। 36 नंबर का प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? सुकुमार कभी भी कहा जाता है, राजकुमार। ठीक है, यहाँ से थोड़ा चेंजिंग किया गया है। तो आप इन पॉइंटों को भी नोट रखेंगे कि थोड़ा क्वेश्चन को घुमा फिरा कर, तो आपको अपने आप नहीं घूमना है, क्वेश्चन घूमे लेकिन आपको सीधा ही आंसर लगाना है। तो 36 नंबर का क्या होगा? पंथ होगा। तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन। तो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 37 नंबर का सही आंसर होगा 1959 में। 38 नंबर का प्रश्न है, इनमें से भारतीय युगीन लेखक कौन है? काफी प्रसिद्ध है। तो भारतीय युगीन लेखक कौन है? तो आप जानते हैं कि भारतीय युगीन लेखक जो हैं प्रताप नारायण मिश्र है। हरिओद भी नहीं होगा, मिश्र भी नहीं होगा, रामकृष्ण दास भी नहीं होगा। और कई बार निबंध के बारे में पूछा जाता है द्विवेदी और भारतीय युग से। 39 नंबर का प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आप जानते हैं कि 1914 का प्रिय प्रवास। 40 नंबर का प्रश्न है, तार सप्ताह का प्रकाशन किस सन में हुआ था? तो तार सप्ताह का प्रकाशन 43 में हुआ था। 41 नंबर का प्रश्न है, सारा आकाश किसकी कृति है? तो सारा आकाश किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की है। जो ये राजेंद्र यादव थे, इनकी पत्नी थी मन्नू भंडारी। ठीक है। 42 नंबर का प्रश्न है, निर्धन के धन सी तुम आई, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार होगा? सासी। तो आपने इसको पहचान लिया होगा। तो इसका क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। 43 नंबर का प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं। तो कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है 43 नंबर का? तो इसका सही होगा सेनापति। 44 नंबर का प्रश्न है, कहा के कई से सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस होगा? तो दूर हट दूर अरि ओ निर्बोध। तो शब्दों को आपने पहचान लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 44 का रौद्र रस। 45 नंबर का प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तो मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है 45 नंबर का? तो यह क्या होगा? उपन्यास होगा। 46 नंबर का, करते अभिषेक पयोद है बलहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस प्रकार से पंक्तियां देखो, ये पहले आया था क्या? अभी हमने पिछले इसको देखा था कि किसने इसके बारे में उल्लेख किया गया था। ठीक है, ये पंक्तियां मूर्ति सर्वेश।
तो इसमें क्या होगा, कौन सा छंद होगा इन पंक्तियों में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 46 नंबर का क्या होगा, इसमें क्या होगा, उलाला छंद होगा। ठीक है। 47 नंबर का प्रश्न है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किसकी कृति होगी, यह होगी राम नरेश मेहता की। और महत्वपूर्ण यह है कि यह पंक्ति डायरेक्ट पूछी गई थी 2018 एलटी में। ठीक है, 2018 एलटी में यह पूछा गया था। और 2021 में क्या पूछा गया था कि संशय किसके मन में था। इसी से ही दो क्वेश्चन बने थे, 18 में भी और 21 में भी। आपकी स्मृति जग चुकी होगी, अगर नहीं जगी होगी तो जगा लेना। तो आप साथ साथ में उन पॉइंटों को भी देखिए कहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा है। निश्चित तौर पर वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन आपको तो अपना आकलन बेहतर रूप से पूर्व प्रश्न पत्र के आधार पर कर सकते हैं। फिर आप उसमें नया जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, तभी आपका आकलन बेहतर होगा। 48 नंबर का प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्त अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस होगा। बहुत अच्छी बात है कि इसमें रस अलंकार छंद जो हमें एक जो है कठिन स्तर लगता है व्याकरण का, क्योंकि यह काव्य शास्त्र का है। तो इससे 2-4 क्वेश्चन तो बनते हैं, वो क्वेश्चन इसमें अधिक से अधिक हैं, तो आपका आकलन बेहतर रूप से हो सकता है। तो 48 नंबर का क्या होगा, तो 48 नंबर का सही आंसर होगा 3, यानी भक्ति रस होगा। ठीक है। 49 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो कौन सा जोड़ा सही होगा, तो इसका सही होगा रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। ठीक है। आगे हम 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ठीक है। तो यह क्या होगा, इन पंक्तियों में कौन सा छंद होगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो आपने आकलन कर दिया होगा, इसमें क्या होगा, दोहा होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार अलंकार पूछा जाता है। तो जैसे ये मानुस चून, इसका अर्थ जो है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, श्लेष अलंकार का उल्लेख होगा। ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। एक ही तरीके से ना देखिए, उसमें कई बार मैं बता चुका हूँ कि अपना आकलन इस तरीके से कीजिएगा। और खैर मेरे बताने से क्या होगा, परंतु अगर मेरी समझ ऐसी बन रही है तो मैं वही उल्लेख करूँगा कि जो मेरे समझ से के अंतर्गत होगा। अब बशर्ते आपको अब बेहतर लगे ना लगे, वो आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन जिस तरीके से आपका अध्ययन चल रहा है, तो आप बेहतर रूप बनाने के लिए, सशक्त करने के लिए आपको रचनात्मक की ओर जाना ही जाना होगा, कि जिससे आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर सके। 51 नंबर का प्रश्न, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो अशोक ने पत्र पढ़ा, ने कर्ता ने, तो इसका आंसर क्या होगा, कर्ता ने। 52 नंबर का प्रश्न है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है। तो आगरा किस बोली का क्षेत्र है 52 नंबर का, तो आप जानते होंगे यह ब्रजभाषा का है। 53 नंबर का प्रश्न है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, आपने उल्लेख कर दिया, अपना आकलन कर दिया होगा 53 नंबर का। तो मैं सादर नमस्कार करता हूँ, मैं आदर पूर्व नमस्कार, पूर्व भी आदर भी, सादर प्रणाम करता हूँ, प्रणाम भी सादर भी। तो आप इसका मैं सादर नमस्कार करता हूँ। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है। नीलकंठ में कौन सा शब्द होगा। तो नीलकंठ में कौन सा शब्द है। तो 54 का क्या होगा, योग रूढ़ होगा। ठीक है। पचपन नंबर का प्रश्न है, चंद्रमुख में कौन सा समास हो है। तो चंद्रमुख में कौन सा समाज होगा, चंद्र के समान मुख। ठीक है। तो 55 का क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कर्मधारी समाज। 56 का है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन कौन होगी, तो इसका होगा 56 का ए होगा। 57 नंबर का प्रश्न है, जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए होगा संवाददाता, संवाददाता।
यानी ए होगा 57 नंबर का। आगे 58 नंबर का, ब्रज भाषा का विकास इसमें से किस प्राकृत अभ्रांश से है? 58 नंबर का, तो ब्रज भाषा किस अभ्रांश से विकसित हुआ है? 58 नंबर का, तो यह किससे हुआ है? सौर सैन्य से। ठीक है। 59 नंबर का प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा भाषा का कौन सा है? छोटा नागपुर। 60 का, हर्ष शब्द का विलोम होगा, तो हर्ष का क्या होगा? तो हर्ष का क्या होगा? विषाद होगा। 61 नंबर का प्रश्न है, एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना, किस कहावत क्या होगा? सही कहावत होगी। तो क्या कहावत होगा? एक तो दोस्त था और फिर उस पर दूसरा दोस्त लग गया, तो इसका सही होगा एक तो करेला। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें सी आंसर इसका होगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और आप अपना एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण तरीके से अपने तैयारी करते रहिएगा, जिससे कि आप तक बेहतर ज्ञान हो सके। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ये होगा, इसका सी होगा। आप देख लेना, उसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। थोड़ा भी आपको लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि अगर हो रही है, आपसे इस प्रैक्टिस सेट में कुछ बेहतर मिल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अपना प्रयास बेहतर रूप से यही है कि एनसीईआरटी के इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाए कि जिससे बेहतर से बेहतर आपको, क्योंकि स्वयं अगर क्वेश्चन बनाने से, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाने से बहुत सा समय लगता ही लगता है, तो रोज़ तो प्रैक्टिस सेट नहीं ला सकता हूँ, लेकिन फिर भी जितना भी हो सके मैं पूरा प्रयास करूँगा कि बेहतर से आपको इस प्रैक्टिस सेट में बहुत कुछ मिल सके। तो अपने मित्र, आपको लगता है कि आपको 1-2% भी इससे फ़ायदा मिलता है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।